स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? कंफर्म कर दें। दी तैयबा, तैयबा मेरी यस आवाज? सर, यस सर आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, मैंने कुछ काम दिया था, कुछ रीडिंग थी और क्वेश्चन था एक जो कि मैंने किया था और मैंने आपको करने के लिए कहा था। उसके अंदर किसी को कोई मसला आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो बताएं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके। अच्छा जी, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 से। इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है। ये क्वेश्चन है, क्या है? पहले वाले ही। जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 बता दें, एमसीक्यूज आपने एमसीक्यू? दिए थे। ठीक है जी, एमसीक्यू 9 नोट करो जरा। और नेक्स्ट कौन बस है? सर यही। ठीक है, बाकी आगे भी दो और। जी, मोहम्मद हमजा। जी भाई। सर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट। एमसीक्यू का? जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और फोर्थ पार्ट। सेकंड और फोर्थ, ठीक है जी। मोहम्मद वकार। सर मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। जी भाई। सर जो आपने कल कैश, लोन और इस तरह के हेड्स लिखे थे, सर अगर हम कैश का एक हमने पहले हेड बनाया, उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसके बाद हम उस कैश से स्टॉल भी खरीद रहे हैं, वैन भी खरीदी है, तो अगर हम उस कैश के अंदर ही माइनस कर दें, मतलब जैसे 10,000, मतलब 50,000 थी कैश, ठीक है, तो जब हमने स्टॉल खरीदा। भाई माइनस ही किया था, आपने नोटिस नहीं 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 किया? नहीं सर, मैंने नोट किया है, वो कह रहा हूँ कि लिखने का मेथड पूछ रहा हूँ। हम अगर कैश मतलब कि उसको कम नहीं करें, सीधा उसके अंदर माइनस लिख करें। आपने सर उसको मतलब कि 50,000 था, उसमें से अगर 40,000 10,000 की वैन खरीदी, अगली दफ़ा आपने कैश का हेड 40,000 लिखा है, जी लेकिन ऐसे अगर 50,000 लिखा रहे तो उसके नीचे -10,000 लिख के इवेल्यूएट ना करें, उसके बाद करें, तो ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं करना, माइनस करके लिखना। ओके सर। ओके। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है जी? पहले वाला बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड 4, ठीक है। Identify whether the following statements are true or false and give brief reasons to support your conclusion. Closing inventory does not appear in the pre-closing trial balance but appear in the post-closing trial balance. ये true है जी। एक्चुअली हमने अभी इन्वेंट्री को पढ़ा नहीं है, तो इसलिए शायद इसमें थोड़ा सा। एक्चुअली इन्वेंट्री जब हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस वो होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले वाला होता है, जो मैंने आपको बनवाया है। उसके अंदर ट्रायल में इन्वेंट्री नहीं आई। अगर इन्वेंट्री होती भी तो वो ट्रायल में नहीं होती, वो नीचे लिखी जाती है। लेकिन जब आप पोस्ट क्लोजिंग बनाते हैं तो वो बेसिकली आपकी बैलेंस शीट ही है, जिसको आप आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है, जिसको आपने ट्रायल की शक्ल में लिख देना है। उसके अंदर इन्वेंट्री आती है। तो प्री क्लोजिंग के अंदर इन्वेंट्री नहीं आती, पोस्ट क्लोजिंग के अंदर इन्वेंट्री आती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आगे कौन सी है? फोर्थ, व्हेन द अलाउंस फॉर बैड डेट इज बेस्ड ऑन एज एनालिसिस, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, देखें ये जो अलाउंस फॉर बैड डेट है ना, ये भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी कि ये जिन लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं ना, तो उनमें से कुछ के बारे में हमें खदशा होता है कि शायद वो पैसे ना दें, उधार जिनको दिया हुआ होता है। तो वो जो फिगर कैलकुलेट करते हैं जी, शायद हमें कितने पैसे नहीं मिलेंगे, उस फिगर को कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि जितना कोई पुराना रिसीवेबल है, 6 महीने पुराना है, साल पुराना है, 2 साल, उतना वो ज्यादा डाउटफुल होता जाता है। तो उसको हम कहते हैं एज एनालिसिस की बेस के ऊपर प्रोविजन कैलकुलेट करना। तो कहता है जब आप उसको एज एनालिसिस की बेस के ऊपर प्रोविजन को कैलकुलेट करते हैं, तो फिर जो साल के शुरू पिछले साल का जो एज एनालिसिस था, उसकी बेस के ऊपर आपने जो प्रोविजन की हुई थी उसको कंसिडर नहीं करते। तो बेसिकली ये भी मेरा ख्याल ट्रू है, सॉरी, ये भी
ट्रू नहीं है बल्कि फॉल्स है, क्योंकि जो ओपनिंग प्रोविजन है वो तो हमने कंसिडर करनी ही करनी है। अगर मैंने किसी के बारे में ये देखा है कि जी उसने मुझे 10,000 रुपया नहीं देना, मुझे खदशा है कि वो 10,000 रुपया नहीं देगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत, तो अब मुझे पता चला कि यार पिछले साल भी उसने हमें कुछ पैसे नहीं देने थे, तो मुझे खदशा था कि उसने 5,000 नहीं देना, तो इस दफा मैं सिर्फ 5,000 से और उसकी प्रोविजन करूंगा। प्रोविजन करूंगा से क्या मुराद है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और एक और था 9, MCQ 9 था जी। The ISB conceptual framework for financial reporting defines an asset as a resource controlled by an entity which is capable of generating independent cash flows. A resource controlled by an entity as a result of past event from which the future economic benefits are expected. A resource owned by an entity as a result of past event from which future economic benefits are expected. Okay, a resource capable of generating, ये तो दोनों नहीं है जी, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये भी एज ए, यहाँ तक ये सेम है, ठीक है। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। हाँ, इसके अंदर फर्क यहाँ पर है सोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी, तो इसमें मेरा ख्याल यही वाला जो है ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, क्योंकि कंट्रोल की बात हुई है। ओन सब्सटेंस ओवर फॉर्म के कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ओनरशिप आपकी ना भी हो तो वो चीज आपके एसेट होती है, जैसे मैंने लीज के ऊपर ली हुई मोटर बाइक की या गाड़ी की एग्जांपल दी थी। तो पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट। अगर आपने डेफिनेशन के साथ में लाया होता तो आपको ये करेक्ट नजर आ जाता है। चलो जी क्लोज करो यार, किसी का माइक ऑन है जी। और किसका और भी रहें जी? मोहम्मद हमजा जी। सर एक MCQ नंबर 12 भी बता दो, बाकी हो गए। अच्छा जी 12 पे चले जाएंगे। Identify the accounting principle concept is indicated by the following statement. Fixed asset are stated at cost less accumulated depreciation. जो हमारे एसेट होते हैं ना, ये अगर मैंने 5,000 का खरीदा है तो ये सारी उम्र 5,000 का नहीं रहना, इसने डेप्रिसिएट होना, इसने कम होना है। डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बात बहुत वादे समझ आएगी। एक्चुअली ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो पूरा सिलेबस कवर किया हुआ होता है। तो वो जितना एसेट की वैल्यू कम होती जाती है वो हम इसमें से माइनस करते जाते हैं, उसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है जी। तो कहता है कि ये किस कॉन्सेप्ट के तहत हम ये वाला काम करते हैं, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के तहत करते हैं कि उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट ये है 5,000, और फिर जितना वो कम होता जाता है वो लेस करके बाकी वैल्यू के ऊपर हम उसे शो करते जाते हैं। एक और हैंड रेज हुआ जी, हाफिज हामिद। सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थ्रेशोल्ड क्वालिटी को जरा एक्सप्लेन कर दें। MCQ नंबर 3 में दे रहा है। MCQ नंबर 3 निकालो जी। थ्रेशोल्ड क्वालिटी का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली एक लिमिट, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट। ये जो इसमें लिखा हुआ है, अंडर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रेशोल्ड क्वालिटी ऑफ यूजफुल। थ्रेशोल्ड क्वालिटी का मतलब है जी ये जरूर उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड क्वालिटी जो है वो मटीरियलिटी जो है, इसका करेक्ट आंसर है कि ये जो है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो मटीरियलिटी बेस के ऊपर हम सारी जो है वो उसको कंसिडर करते हैं। कोई छोटी मोटी इमटेरियल चीज जो है वो जो है वो मतलब नहीं भी होगी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज तो काम चल जाएगा, लेकिन जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है उसे हमें प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना है। तो मटीरियलिटी इज द करेक्ट आंसर। इसकी कैलिब्रेशन फिर आउट हुई है। करो जरा, मैं करता हूँ। और सर लास्ट बस एक 8 MCQ करवा दीजिएगा। 8 जी सर। 8 से निकालो यार MCQ पहले। The ISB conceptual framework for financial reporting identifies qualitative characteristics of financial statement. Which two of the following characteristics are not fundamental qualitative? ठीक है जी। ये जो देखें, ये जो हमने कहा था कि जी इसमें से कोई दो ऐसी हैं जो कि फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू ISB नहीं है। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क द फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टेक टू द ISB, यानी
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ये जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरा ख्याल एक का ये है अपना रेलेवेंस है, बी सॉरी और डी दिया हुआ है। रिलायबिलिटी है और कंपेरेबिलिटी है। या आप पीछे जाके थ्योरी में पढ़ेंगे ना तो वो आपको बताएगा कि ये रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ठीक है। पीछे आप चले जाएंगे तो वहां ये दोनों इंडिकेट, थोड़ी सी रिसर्च किया करें, पढ़ा करें, ठीक है। तो ये थैंक यू सर। रेलेवेंस और फेयरफुलनेस जो है वो नहीं है, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी है, ठीक है। चलो जी थैंक कैलिब्रेशन यू। कर लें, क्लोज करो जी आप, ये इसकी कैलिब्रेशन करवा दो, किधर से होगी। ये भी बच्चे ने कहना शुरू कर दिया कि क्लास नहीं चल रही, क्लास तो हो रही है। अच्छा जी, कल हमने जहां इक्वेशन को क्लोज किया था, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है ये उसी इक्वेशन को वो कहता है जी आगे लेके चलें, यानी उसने 4 ट्रांजैक्शन उसी इक्वेशन में और ऐड करवानी है। इन ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, जरा शीट निकालो भाई। फर्ज कर लें, उधर कर लो, इसको नीचे लेके जाना है कि फर्ज कर लें कि जी एक ट्रांजैक्शन ये होती है कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल या इक्विटी, इसको जो मर्जी लिख लें, प्लस लायबिलिटी, ठीक है। कैश आया इधर कितने का, 10 लाख का, और इधर कैपिटल आया कितने का, 10 लाख का, ठीक है जी। ये इधर इक्विटी ही लिखते हैं, ठीक है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो इक्विटी में क्या है जी, कैपिटल आया, वो भी कितने का आया, 10 लाख का, लायबिलिटी अभी कोई नहीं है, तो दोनों साइडों पे 10-10 लाख है, ठीक हो गया जी। अब अगली ट्रांजैक्शन ये होती है कि आपने अभी कोई काम नहीं किया, ठीक है, आपका कोई एक्सपेंस हो गया, आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए गए, बिजनेस मीटिंग के लिए गए, आपने कराची गए, आपका 25,000 रुपया एक्सपेंस हुआ ट्रैवलिंग के ऊपर, बाय एयर गए बाय एयर आए, 50,000 रुपया आपका एक्सपेंस हो गया। अब वो कंज्यूम हो गए पैसे, अब वो एक्सपेंस है, तो उसका इस इक्वेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कल क्या बताया, हर एक्सपेंस इक्विटी को कम कर देता है, कैपिटल को कम कर देता है। तो ये कितना हो गया, ये 9,50,000 रह गया कैश, ऐसे होगी ना क्वेश्चन। और इधर क्या होगा, वो जो कैपिटल में से 50,000 माइनस कर देंगे, इधर मेरा कैपिटल कितना रह गया, 9,50,000, ऐसे कर दें या ऐसे कर लें फिर भी सही है कि कैपिटल कितना रह गया जी, कैपिटल हमारा रह गया 10 लाख, ठीक है। इसमें से लॉस हो गया हमारा, वो जो एक्सपेंस हुआ 50,000 का, वो मेरा लॉस हो गया, तो ये भी कितना आ गया, 9,50,000, ठीक है। इधर भी 9,50,000 आपके सामने टोटल आ गया, इक्वेशन फिर टैली। मैं साबित क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपेंसेस जो हैं वो इक्विटी को कम करते हैं। जरूरी नहीं है कि सेल हो तभी प्रॉफिट या लॉस होता है, सिर्फ एक्सपेंस हो जाए तब भी जो है नुकसान हो जाता है, ठीक है, इक्विटी आपकी कम हो जाएगी नतीजतन। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, आगे जब क्वेश्चन में हम जाएंगे तो ये चीज हमें यूज करनी पड़ेगी। चलें जी, हम अपने क्वेश्चन पे उसको कंटिन्यू रखते हैं जी, वही क्वेश्चन मैंने लेके आगे चलना है। वो कहता है कंटिन्यूइंग द बास इलस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्ट एन अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अच्छा, इन ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले 2-3 बातें और डिस्कस करनी है। पहली बात यह है कि मैंने आपको समझाया था, वो जिस दिन आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था ग्रुप के अंदर कि ड्राइंग्स क्या होती है, ठीक है। ड्राइंग बेसिकली वो पैसा है
जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल लेता है, ठीक है। और कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन बिजनेस में डालता है। तो अगर कोई बंदा ड्राइंग करेगा, कैश में ड्राइंग करेगा, तो इक्वेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? इक्वेशन के ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कैश कम हो जाएगा, जाहिर है। और दूसरी साइड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये जो ड्राइंग है ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है, ये वो पैसे हैं जो बिजनेस ने बिजनेसमैन से लेने हैं और हमने उसके कुछ देने भी होते हैं। वो क्या होते हैं? वो कैपिटल। लिहाजा मैं इसे क्या करूंगा? कैपिटल में से माइनस कर दूंगा। तो एक्सपेंसेस या लॉस के अलावा भी कैपिटल एक और वजह से भी कम होता है, और वो वजह क्या है? ड्राइंग है, ठीक है। और इसी तरह इनकम के अलावा भी कैपिटल किसी वजह से ज्यादा होता है, वो वजह क्या है? वो वजह जो है वो बेसिकली आपकी फ्रेश कैपिटल होता है, कि जब आप फ्रेश कैपिटल डालते हैं तो कैपिटल बढ़ जाता है। इनकम होती है तब भी कैपिटल बढ़ता है, एक्सपेंस होता है कैपिटल कम होता है, ड्राइंग होती है तब भी कैपिटल कम हो जाता है। तो ये बात जहन में रखनी है। पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई? अब्बास रीपेज ₹10,000 ऑफ लोन। चलो जी कंटिन्यू रखते हैं जी उसी को। ये मेरी इक्वेशन आ रही है, किधर गई? ये वाली, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन आ रही है इस ट्रांजैक्शन से पहले, ठीक है। अब ऊपर करो इसको, अब हम दोबारा इधर लिख लेते हैं ना। चलो छोड़ दो, मैं इधर फिलहाल वो इक्वेशन लिखने लगा हूं जो कि ऑलरेडी थी, उसके हेड्स लिखने लगा हूं, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ओके, अच्छा जी। एसेट में क्या क्या है जी? एसेट में कैश है, एसेट में शॉप कह रहा हूं, मार्केट स्टॉल है, मार्केट स्टॉल है, और क्या है? वैन है, शायद कुछ इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है, और शायद कुछ रिसीवेबल भी है, ठीक है। कैश कितना ऊपर से देख के लिख लेते हैं। हाँ जी, कैश है 27,000, स्टॉल है 5,000 का, ये 27,000 का कैश है जी। नहीं नहीं, अभी तो, अच्छा अभी सिर्फ अपने हेड लिखने हैं, ठीक है। और इस साइड पर क्या है जी? इस साइड पर हमारे पास कैपिटल है, उसमें से हमारा प्रॉफिट ऐड हुआ है, ठीक है। और एक और चीज क्या है? हमारे पास लोन है, और पेएबल भी है, और पेएबल भी है, ठीक है जी। ये हेड्स हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है? हम 10,000 लोन पे करते हैं, 10,000 का हमने क्या किया? लोन पे किया, ठीक है जी। अब जब 10,000 का हम लोन पे करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करो, बस 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 बस। 10,000 का जब मैं लोन पे करूंगा तो मेरा कैश जो 27,000 है वो कितना रह जाएगा? 17,000। एग्रीड? मार्केट स्टॉल मेरे पास 5,000 का ही आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं। वैन मेरे पास 40,000 की आ रही है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री मेरे पास कितने की आ रही? 4,000 की आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने चीज कोई बेची तो है नहीं, ठीक है। और मेरा रिसीवल कितने का आ रहा है? 9,000 का, लोगों से मैंने पैसा वैसे ही 9,000 लेना है। इधर मेरे पास जो कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है जी? 30,000 आ रहा है, ये 30,000 का मेरे पास कैपिटल आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है? 7,000 का आ रहा है। ये जो लोन है ये मेरा था 40,000, जब मैंने 10,000 दे दिया तो लोन 30,000 रह गया। और मेरा पेएबल कितना आ रहा है? ये 8,000 का, वैसे का 8,000 ही आ रहा है। तो ये टोटल कितना हुआ? 38,000, ठीक है जी। ओके, प्लस हमने इसके अंदर कितना किया? 37,000, ठीक है। ओके, और इस साइड पर मेरा जो टोटल है वो कितना है? 75,000। इन सबको जमा किया तो ये 75,000, ये टोटल आ गया, ठीक है। तो अब ये देखें, 37,000 प्लस 38,000, ये भी 75 हो गया, और ये भी 75,000 हो गया। आगे चलें जी, आगे हमने करना है जी। नेक्स्ट क्या है? अब्बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर 6,000। अब्बास ने अपने सप्लायर को 6,000 पे कर दिया। चलें जी,
अब मैं डायरेक्ट इधर ट्रांजैक्शन करता हूँ, ये देखिएगा कि पे किया कितना 6000, तो कैश कितना मेरा रह जाएगा, कैश रह जाएगा 11000 से, ठीक है। मार्केट स्टॉल मेरा रह जाएगा कितने का, 5000 का, ठीक है। वैन मेरे पास कितने की है, 40000 की है, ठीक है। इन्वेंट्री मेरे पास कितने की है, वैसे की वैसे ही 4000 पड़ा हुआ है। रिसीवल मेरा कितना है, वैसे का वैसा ही 9000 है। और ये टोटल कितना हो गया जी, 69,000, क्योंकि 6000 पे हुआ है टोटल में से, तो 69,000 के एसेट रह गए। इधर जब हम जाते हैं तो मेरा कैपिटल कितना है जी, 30,000 का, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट कितना है, 7,000 का, तो ये तो 37,000 वैसे का वैसा ही आ गया, ठीक है। और इसके अलावा मेरा लोन कितना है जी, लोन हमारा है 30,000 का। और मैंने अपने सप्लायर्स को जो मेरे पेएबल थे वो 8,000 के थे, कितना 6,000 दे दिए, 2,000 रह गया। तो ये क्या हुआ, ये 32,000 और ये कितना हो गया 37,000। फिर इनको मिलाते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 69,000, इक्वेशन फिर टैली है। आगे चलो। Abbas receives rupees 8,000 of the money owed to him by customer। रिसीवेबल ने पैसे दे दिए जी, ठीक है जी। रिसीवेबल ने क्या किया, पैसे आपको दे दिए, तो कर लेंगे अब फिर हम इसको। अब आपके पास कैश बढ़ जाएगा, कैश कितना हो गया, 11,000 पहले था, कितना और आया 8,000, तो कितना हो गया 19,000, ठीक है जी। स्टॉल मेरे पास मौजूद है 5,000 का ही। वैन मेरे पास मौजूद है कितने की, वैन है जी 40,000, 40,000 की है ना जी, 40,000 की, ठीक है। इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है कितने की, 4,000 की, ठीक है। और रिसीवेबल ने मुझे पैसे दे दिए, जब रिसीवेबल पैसे दे देगा तो मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा, सारे दे दिए, 1,000 रह गया, 8,000 दिया ना, तो रिसीवेबल फिर कितना रह गया 1,000, ठीक है जी। तो ये टोटल कितना आ गया 60, नहीं 69 तो पहले है भाई, हाँ जी 69 ही हो गया। क्या हुआ भला, हुआ ये कि यहाँ से पैसे निकल के इधर चले गए हैं, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पर कोई चेंज नहीं आएगी, वो वैसे का वैसा ही रहा। कैपिटल कितना है 30,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 7,000, और आपका लोन कितना है 30,000, पेएबल कितने हैं आपके 2,000, तो ये 32,000 हो गया जी। इसको जमा किया इसके अंदर, ये कितना हो गया 37,000। तो इक्वेशन फिर टैली है, ये भी 69,000, वो भी 69,000। आगे चलो जी। इस तरह बॉस परचेजेज अनदर 2,500 ऑफ शर्ट्स ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखिएगा, हम इस ट्रांजैक्शन को इधर लिख देते हैं कि उधार खरीदा है तो कैश को कुछ नहीं होना, कैश 19,000 ही रहा, ठीक है। स्टॉल वैसे का वैसा ही रहा 5,000 का। ये वैन वैसे की वैसी ही रही 40,000 की। इन्वेंट्री मेरी बढ़ गई क्योंकि मैंने 2,500 की परचेजेज और कर ली, तो ये कितनी होगी 6,500, 6,500। और रिसीवेबल मेरा 1,000 मैंने लोगों से भी लेना है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये टोटल कितना हो गया जी 71,500, ठीक है। इधर आ जाते हैं जी, कैपिटल हमारा उसी तरह से है 30,000, प्रॉफिट हमें हुआ है कितने का 7,000 का, तो ये टोटल कितना आ गया जी, ये 37,000, ठीक है जी। और इधर लोन मेरा कितना है जी, लोन 30,000 का है ये। और पेएबल मेरा कितना है, ये पहले मैंने 2,000 लोगों का देना था, अब 2,500 का और उधार खरीदा तो 4,500 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया जी 34,500। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 71,500 का टोटल एसेट आ जाएगा। चलो जी क्लोज कर दो जी इसको। अब आ जाए ड्राइंग जी, मैंने उस दिन आपको समझाया पढ़ाया कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। द ओनर
और दी ओनर्स ऑफ द बिजनेस, अगर पार्टनरशिप है तो कहता है जी कैन ड्रॉ आउट द प्रॉफिट दैट बिजनेस मेक्स, इफ दे विश टू डू सो दे कैन ड्रॉ आउट all their profits. In practice, however, owners usually draw some profits and leave the rest in the business to finance the growth of the business. कुछ ले लेते हैं, कुछ रहने देते हैं. Profit that are kept in business are called retained earnings, and profit that are drawn out of the business that are called drawings. ये मैंने आपको बता दिया था. Drawings are usually in cash. However, an owner might take some inventory also as drawing. ये भी मैंने आपको बता दिया था. आगे चलो. ये अब उसकी फाइनल इक्वेशन बनी है ट्रांजैक्शन नंबर 12 के बाद. सपोज दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अब्बास इज, कहता है जी ये उसकी इक्वेशन बन गई है. अब्बास डिसाइडेड टू टेक 4000 इन कैश आउट ऑफ हिज बिजनेस एंड आल्सो टेक इन्वेंट्री ऑफ ₹2000. अब जब वो कैश में से लेगा 4000 तो यहाँ कैश कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 15000. इक्वेशन में कैसे इफेक्ट आएगा. और उसने हैं हाँ हमने भी लास्ट ट्रांजैक्शन यही किया ना, ये वो लास्ट ट्रांजैक्शन उसने लिखी हुई है. उसके आगे फिर वो एक दो एंट्रीज और इसके अंदर एडजस्टमेंट और अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहा है. 2000 की उसने इन्वेंट्री ले ली, तो इन्वेंट्री मेरी कितनी रहेगी, 6500 की बजाय रहेगी 4500 की. ठीक है, ये टोटल इधर कितना आ गया जी, यहाँ टोटल लिखेंगे कितना आ गया जी, 65,500. अब उसने 2000 ये लिया और कैश कितना लिया उसने 4000, टोटल उसने 6000 लिया. जब वो 6000 लेगा तो ये जो उसका कैपिटल है ये कितना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा. मतलब यहाँ पर हम इसको ड्राइंग इधर से माइनस कर देंगे. ड्राइंग कितनी लिखेंगे 6000. ये जब माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये 37,000 वो पैसे थे जो हमने उससे लेने थे, बिजनेसमैन ने बिजनेस से लेने थे. 6000 वो पैसे हैं जो कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से लेने हैं. तो आपस में नेट ऑफ कर लिया तो ये कितना रह गया 31,000. अब ये 31,000 और ये 34,500 इनको ऐड करेंगे तो ये 65,500 ही बनता है. इक्वेशन फिर टल रही है. तो ड्राइंग ने इक्वेशन में क्या फैक्ट लेना है, ड्राइंग ने कैपिटल में से माइनस हो जाना है, इक्विटी में से माइनस हो जाना है, चाहे गुड्स की हो चाहे कैश की हो. ये उसने इक्वेशन बना दी, ये देख रहे हैं, ये 65,500 और ये उधर से माइनस कर दिया उसने. लिंक बिटवीन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द स्टेटमेंट ऑफ फंड. मैंने आपको ये लिंक समझा दिया था कि जो प्रॉफिट निकलता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट का, जो कि इक्वेशन से भी प्रूफ हुआ, वो कहाँ चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा. एक्चुअली जब हम इक्वेशन नहीं बनाते, हम प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं, तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है. और इनकम स्टेटमेंट के अंदर सारे इनकम और एक्सपेंसेस आपस में नेट होते हैं, और उस नेट का जो इम्पैक्ट होता है वो प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में हम यहाँ लिख देते हैं, बजाय ये कि हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन बनाते फिरे. तो इस तरह इनकम स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस से इनकम स्टेटमेंट से निकला हुआ प्रॉफिट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाता है, और इस तरह इन दोनों को वो लॉक कर देता है. ठीक है जी, आगे चलें. ये देख लें जी, यूजिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये उसने लिखा हुआ है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए अगर हमें कोई दो चीजें दी हुई हों, तीसरी चीज हम खुद ही निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे एक आम मैथमेटिकल इक्वेशन में होता है कि एसेट दिए हों लायबिलिटी प्लस इक्विटी, और अगर मुझे इक्विटी निकालनी हो तो मैं एसेट में से लायबिलिटी उधर ले जाऊंगा, माइनस कर दूंगा. ये एक शॉर्टकट होता है किसी कंपनी की इक्विटी निकालने के लिए, तो उसके एसेट्स को जमा करें और उसकी लायबिलिटी उसमें से माइनस कर दें तो उसकी इक्विटी निकल आएगी. ठीक है, कि जी उस कंपनी ने आज उस कंपनी की वर्थ क्या है, उसका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है. तो वी कैन कैलकुलेट दैट बाय, ये जो इक्वेशन की एक साइड से फिगर दूसरी साइड पर ले जाए ना, ये देखें ना, एसेट लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो इक्विटी इधर रहने दें, लायबिलिटी उधर जाके माइनस हो जाएगी तो ये कैलकुलेट हो जाएगी. एसेट माइनस लायबिलिटी इज यूजुअली कॉल्ड द नेट एसेट. इसे हम नेट एसेट भी बोलते हैं. इक्विटी कह लें, नेट एसेट कह लें, ये टर्म्स जो है ना ये आपको याद होनी चाहिए. ये इक्विटी भी कहलाती है और इसे हम नेट एसेट या नेट वर्थ भी बोलते हैं. अ चेंज ऑन वन साइड ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी मैच्ड बाय अ चेंज ऑन द अदर साइड. देयरफॉर एन इंक्रीज इन नेट एसेट मींस a matching increase in equity capital, or fall in the net asset means a matching fall in the equity capital. एसेट कम होंगे, नेट एसेट कम होंगे मीन इक्विटी कम हो रही है, नेट एसेट बढ़ेंगे मीन इक्विटी बढ़ रही है. मूवमेंट्स इन इक्विटी आर caused by
प्रॉफिट बीइंग एडेड टू कैपिटल और लॉस डिडक्टेड फ्रॉम। ये वही सारी चीजें अब दोबारा समरी बना के बता रहा है कि इक्विटी के अंदर क्या मूवमेंट, कौन सी चीजें मूवमेंट आ सकती हैं। कहता है प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाता है और लॉस इसमें से जो है वो माइनस हो जाता है। ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल इनटू द बिजनेस, बिजनेस में और कैपिटल डालेंगे, जैसे मैंने आज के लेक्चर के शुरू में बताया, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर पेमेंट टू द ओनर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग करेंगे तो भी कैपिटल कम हो जाएगा। तो चार चीजें जो है वो कैपिटल को अफेक्ट करती हैं। फ्रेश कैपिटल कैपिटल को बढ़ाता है, ड्राइंग कैपिटल को कम करती हैं, इनकम कैपिटल को बढ़ाती हैं, एक्सपेंसेस कैपिटल को कम करते हैं, या यूं कह लें प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाते हैं और लॉसेस कैपिटल को कम करते हैं। तो ये उसने आपको बताया हुआ है कि जी अगर आपके पास ओपनिंग इक्विटी दी हुई हो, प्रॉफिट दिया हुआ हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया हुआ हो, ड्राइंग दी हुई, तो इनमें से कोई मिसिंग फिगर जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लोजिंग इक्विटी जो है वो निकल आती है कि अगर आपके पास साल के शुरू का प्रॉफिट मौजूद, इक्विटी मौजूद है, ये साल के शुरू की इक्विटी है, आपको प्रॉफिट इतना हुआ वो आपने ऐड कर लिया, अगर लॉस होता तो आपने माइनस कर लेना था। ठीक है। आपने फ्रेश कैपिटल इतना डाला वो ऐड कर लिया, आपने ड्राइंग इतनी ली वो आपने माइनस कर ली, तो ये क्लोजिंग इक्विटी आ जाएगी। तो अगर आपके पास बाकी फिगर हो तो आप क्लोजिंग इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो जी आगे ये देखें। कहते हैं शोएब ऑपरेट्स अ बिजनेस एज ए सोल ट्रेडर। ऑन 1 जुलाई 2013 द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज 6,70,000। ये उसकी ओपनिंग इक्विटी आ गई, ये देखें 6,70,000। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2014 द बिजनेस मेड ए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ गया, ये मैंने ऐड कर दिया इधर, ये रहा। ठीक है। उसने ड्राइंग की है 2,20,000 की, ये मैंने माइनस कर दी, ये लिखा हुआ है ड्राइंग उसने की है 2,20,000 की। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैश द बिजनेस ही पेड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000 का उसने एडिशनल कैपिटल जो है वो बिजनेस में डाल दिया, ये ऐड हो गया। अब इन सबको ऐड लेस करेंगे तो यू कैन गेट द क्लोजिंग इक्विटी। अब क्लोजिंग इक्विटी जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखें calculating opening net assets. Nadia operates a business as a sole trader. On 31st March 2013, the net asset of the business were 950,000. ये जरा ख्याल रखिएगा, 31 मार्च को हैं कितने हैं, 950,000 है। ओके। अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर टू 31st March 2013 द बिजनेस मेड अ लॉस ऑफ ₹20,000। ये क्लोजिंग उसकी इक्विटी थी, ये लॉस उसको हुआ, उसने माइनस कर दिया। ठीक है। एंड नादिया टुक 150 एज ड्राइंग, ये उसने ड्राइंग ली है, ये भी माइनस हो गई। ठीक है। और शी वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट फर्दर, ये 2,90,000 उसने और इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो क्या हो गया जी, इसकी ओपनिंग इक्विटी निकल आई। देयरफॉर उसने कहा जी ओपनिंग इक्विटी ये हमने निकाल ली यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग इक्विटी थी, ये हम इस तरह ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ओपनिंग इक्विटी का हमें नहीं पता, तो ये हमने सारी फिगर्स लिख के, तो ये ओपनिंग इक्विटी, ये उसने ऐसे एक स्टेप बना दिया। ठीक है। तो वो ओपनिंग इक्विटी वहीं निकली हुई है, रिवर्स चल पड़े। ठीक है। जब हम इधर से नीचे को आते हैं तो इसे माइनस करते हैं, इसे ऐड करते हैं, इसे माइनस, जब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं यहाँ, तो जो चीज माइनस हो रही होती है उसे ऐड करते हैं, जो ऐड हो रही होती है वो माइनस करते हैं। मैथ आप लोगों का सबका मेरे से तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमें उसने स्टेप बनाया कि ये फिगर मिसिंग है और इस तरह कैलकुलेशन करके रिवर्स हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसने निकाली हुई है जी, ये वो इक्विटी जमा तफरीक करके निकाल लें, स्टेटमेंट बना के निकाल लें, बट कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। लें जी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। Bob inherited ₹10 million and decided to set himself up as a construction machinery distributor starting to trade on 1st July. कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ये जो लेंटर डालने वाली मशीनें हैं, रेडियां हैं, इस तरह की चीज़ों की उसका बिजनेस है। ये जो बिजनेस की नेचर होती है ना, ये जरूर पढ़ा करें, ये काम आ सकती है किसी वक्त। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? शो दी अकाउंटिंग इक्वेशन which result from each of these transaction. ठीक है। each transaction follow on from the one before. ठीक है, जैसे हमने किया था। कहता है जी ये इक्वेशन बनाएं और इस तरह बनाएं कि each ट्रांजैक्शन की अलग इक्वेशन बनाएं और फिर हर ट्रांजैक्शन उससे पिछली ट्रांजैक्शन को वो फॉलो करेगी। ये आपका होमवर्क है भाईजान, ये आप लोगों ने घर से अटेम्प्ट करके आना है। अभी हमने क्वेश्चन इतना डिटेल किया है, आगे चलो। ये सारा वही चला आ रहा है, ये भी वही है यहाँ तक। ये और है क्वेश्चन, बी पार्ट है। हाँ,
क्वेश्चन का बी पार्ट भी आपने अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन है, आपने ये दोनों के दोनों आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो पीछे से क्वेश्चन आएगी वो बी पार्ट के लिए ओपनिंग क्वेश्चन बन जाएगी, जैसे आज हमने वो किया जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अच्छा जी, वो 4 ट्रांजैक्शन जो शुरू में की हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू Paracha Enterprises as sole trader। करना क्या है, शो द इफेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन की शक्ल में इनके इफेक्ट जो है वो हमने देने हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरा क्योंकि इसको जरा समझ लें कैसे अटेम्प्ट करना है। कहते हैं जी मशीन कॉस्टिंग फॉर 50,000 एंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 120,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 150,000। ठीक है, अब ये भी जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्वेश्चन कर लेंगे तो तब हमें इसकी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी आप ये समझ लें, कहता है एक मशीन जो हमने 4,50,000 की खरीदी थी उसकी आज बुक्स में वैल्यू 1,20 रह गई है। ठीक है, तो हैविंग बुक वैल्यू, तो हमारे लिए बुक वैल्यू ही इंपॉर्टेंट होती है जब हम कोई चीज बेचते हैं। वो बिकी कितने की, 1,50,000 की है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट इक्वेशन पे क्या आएगा। ठीक है, अब आपने बताना ये है कि एसेट साइड पर कैश इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000 से, इतने पैसे आए हैं। ठीक है, 1,20,000 की बिकी है, हाँ जी, 150,000 की बिकी है, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000 से। ठीक है, तो इसको जब मैं लिखूंगा तो इधर मैं लिखूंगा एसेट साइड है ये, तो कैश 1,50,000 से ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और उस साइड पर क्या होगा, अल्टीमेटली मेरे पास एसेट साइड से एक और चीज कम होगी। वो चीज क्या कम होगी कि 1,20,000 से एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। 1,20,000 का एसेट खत्म हो गया ना जो मेरे पास पड़ा हुआ था। ठीक है, तो नेट इम्पैक्ट इसके अंदर कितना आ गया, 30,000 इंक्रीज हो गया। और दूसरी साइड पर क्या हुआ, 1,20,000 की चीज जब 1,50 की बिकेगी तो जो आपकी इक्विटी है वो कितने से इंक्रीज हो जाएगी, वो भी 30,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों साइडों का इम्पैक्ट बराबर हो गया। उधर इक्विटी जो कि प्रॉफिट हुआ उस एसेट को बेचने पे उससे बढ़ गई है, और इधर कैश आया है, एसेट 1,20 का गया है नेट बुक वैल्यू जो थी, तो नेट इफेक्ट क्या बना कि कैश 30,000 से इंक्रीज हुआ। और दूसरी साइड पर क्या हुआ, इक्विटी में 30,000 का इजाफा हुआ क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जरा शीट निकालो, मैं वहां इनको करके दिखाता हूँ। ये हर ट्रांजैक्शन जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। लाइक ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है ये देखो, इसमें कैश ऐड हो गया है 1,50,000 से, ऐसे कर लें। और एसेट मशीनरी है, क्या है, मशीनरी माइनस होगी 1,20,000 से, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, 30,000 का एडिशन हुआ है किधर, एसेट साइड पर। ठीक है जी, इसके बरक्स क्या हुआ, इक्विटी जो है अल्टीमेटली इक्विटी प्रॉफिट हुआ है, तो 30,000 से इक्विटी के अंदर इजाफा हुआ है, तो टोटल कितना आ गया, प्लस 30,000। तो दोनों साइड्स के ऊपर ये देखें, इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल इम्पैक्ट आ गया इसका, इस ट्रांजैक्शन का। आगे चलते हैं, आगे है जी, इसको मैं जरा A purchase order for supply of goods amounted to rupees 1.5 million was issued to ABC and Co. Payment would be made on delivery of the goods. ABC and Co. accepted the purchase order immediately. ठीक है, निकालो जी जरा इसका। एक्चुअली ये जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसकी कोई एंट्री नहीं की हुई। ठीक है, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन कब होती है, जब रिसोर्सेज का लेन देन होता है। परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि किसी को कहा है भाई कि इतनी चीजें हम परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, याद है आपको शुरू मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट, तो अपॉइंटमेंट होना अकाउंटेंट की ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, आपने अकाउंटेंट से पूरा महीना काम लिया और उसे सैलरी दी, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन है। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 1.5 मिलियन वाज इशूड टू एबीसी, हमने परचेज ऑर्डर इशू किया है। ट्रांजैक्शन तब होनी है जब चीजें हमारे पास आ जानी है, जब चीजें हमारे पास आएगी तब ट्रांजैक्शन होनी है। पेमेंट वुड बी मेड ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स,
ABC and Co accepted the purchase order immediately. भले उन्होंने परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, गुड्स नहीं बेची, पेमेंट की बात नहीं है, पेमेंट के ऊपर भी जरूरी नहीं है एंट्री करना, कम से कम गुड्स डिलीवर हो जाती तो फिर हमने परचेज डेबिट करके पेएबल को क्रेडिट कर लेना था। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इक्वेशन की शक्ल में। गुड्स कॉस्टिंग 200,000 वर सोल्ड at 40% above cost. 20% of the sale amount had been recorded in advance, and the remaining amount is to be recorded is to be received 60 days. क्या कहता है जी? कहता है जी आपने 2 लाख की चीजें बेची जिनकी कॉस्ट 2 लाख थी, 40% अबव कॉस्ट बेची। 40% ये कॉस्ट उसकी 2 लाख है, तो 40% अबव कॉस्ट कितना बन जाएगा इसका? 280,000। 2,20,000 की चीजें 2,80,000 रुपए में बिकी। पहली बात तो ये है, निकालो जी जरा, 2 लाख की चीजें 2,80,000 रुपए में बिकी है। ये देखें, ये हर ट्रांजैक्शन एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ओके। ये देखिएगा, तो ये मेरी क्या होगा एसेट साइड पर, मेरी इन्वेंट्री कम होगी। कितने से कम होगी जी? 2 लाख से, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है जी, इन्वेंट्री कम होगी। अच्छा जी, उधर क्या होगा, मेरी जो इक्विटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कितने से? 80,000 से, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है हमें। ये तो वो इफेक्ट है जो हमें सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि 20% हमें एडवांस आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कैश कितना मिला, उसकी सेल वैल्यू का 20%। सेल वैल्यू कितनी है? 2,80,000, तभी 80,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसका 20% हमें कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया, कितना? 56,000। ठीक हो गया जी। इन्वेंट्री माइनस हो गई क्योंकि 2 लाख की चीजें बिकी हैं, 56,000 कैश आ गया, और क्या हुआ, बाकी अमाउंट हमारा रिसीवेबल है, ठीक है। 2 लाख उसमें से 80,000 में से 56,000 माइनस कर दें, बाकी मेरे रिसीवेबल बढ़ गए कितने से जी? 2,24,000 से मेरे रिसीवेबल बढ़ गए, 2,24,000 से। बस जी ट्रांजैक्शन पूरी होगी। अब इसकी बैलेंसिंग करके देखें, 2,24 जमा 56,000 माइनस 2 लाख कितना है जी? 80,000। ये रहा, 80,000 से क्या हुआ है, इंक्रीज आई है। और लायबिलिटी साइड पर क्या हुआ, एक ही इफेक्ट प्रॉफिट हुआ है 80,000 का, और लायबिलिटी साइड भी 80,000 से इंक्रीज हो गई है। इक्वेशन जो है वो फिर टैली है। पेपर में सवाल आया हुआ है, ये पेपर का क्वेश्चन है, तो ख्याल रखना है कि उसने पूछा क्या हुआ है। इक्वेशन का हर एक का इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट हमने देना है, ओके। ये पेपर्स का क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद आ गया जी, रेंट amounted to ₹600,000 was paid for the office premises. 40% of the rent paid had already been accrued in the books. Okay. Rent to ₹600,000 was paid for office premises. हमने ऑफिस का रेंट 6 लाख दिया। 40% of the rent paid, कहता है जो रेंट हमने 6 लाख दिया, इसका 40% जो है had already been accrued in the books. Had already been accrued का मतलब क्या होता है कि जी हमने पेएबल बुक किया हुआ था, वो हमारा पेएबल था। एक्रूड का मतलब मैंने बताया था, एक्सपेंस होगा तो पेएबल होगा, इनकम होगी तो वो रिसीवेबल होगी। चलो जी निकालो जरा शीट। 6 लाख रुपया जी हमारे पास कैश पे किया हमने, हमारा कैश जो है वो 6 लाख रुपया से डिक्रीज हो गया, ये रहा, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और ऑलरेडी हमने 40% एक्रू किया हुआ था, ऐसे लिखा हुआ है 40% पेड का, इसका 40% कितना बना? 2,40,000। ये हमारा पेएबल था, पहले ही पेएबल था। तो क्या होगा, इधर मेरी जो लायबिलिटी है पेएबल वाली, पेएबल 2,40,000 से माइनस हो जाएगा। 2,40,000 का पेएबल ऑलरेडी बुक हुआ था, जब मैंने ये 6 लाख पे किया तो मेरा पेएबल निल हो गया, मेरा पेएबल कम हो गया।
कितने से कम हुआ? 240 से। पहले ये 240 बुक हुआ था, अब 240 कम हो गया। ठीक है। अच्छा, यानी ये को पिछला रेंट था जो दिया नहीं गया था, जो कि अब हमने दे दिया। ये पेएबल हमने अब दे दिया, तो लिहाजा वो पेएबल निल हो गया, पेएबल कम हो गया। बाकी जो रेंट है 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करें, ये कितना आता है जी? 3,60,000। ये क्या है? ये मेरा एक्सपेंस है इस दफा का, मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत ये इस दफा एक्सपेंस हुआ। तो ये एक्सपेंस मैंने अभी आपको शुरू में बताया, एक्सपेंस अगर सिर्फ एक्सपेंस हो तो वो इक्विटी को रिड्यूस कर देता है। कितने से जी? 3,60,000 से। लो जी, इफेक्ट मुकम्मल हो गया। ठीक है। इधर क्या इफेक्ट आया कि हमारे एसेट जो हैं, ये एसेट साइड है। ठीक है जी, हमारे एसेट 6 लाख से कम हो गए कैश की शक्ल में। और इधर क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी साइड पर भी -6 लाख कुछ इक्विटी में से कम हो गया और बाकी पेएबल में से कम हो गया। ठीक है। अगेन जब हम पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे तो इन चीज़ों को हमारा देखने का जो तस्वर है कुछ और तरह से होता है। ठीक है जी। ओके। उसके बाद a loan installment of 545,000 including interest expense amounted to ₹45 was paid। कहते जी हमने एक लोन की इंस्टॉलमेंट पे की 5,45,000 की। इसके अंदर क्या है, इसके दो हिस्से हैं। कहता है एक 45,000 हमारा इंटरेस्ट है और बाकी 5 लाख जो है वो हमारा लोन है। ठीक है। बेसिक बात यह है कि हमने इतने पैसे पे किए। चलें जी जरा ऊपर करें। ये देखिए, जब मैं ये पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश कम होगा कितने से? 5,45,000 से। ठीक है जी। इधर क्या होगा, ये जो मैंने लोन वापस किया, मेरा लोन डिक्रीज होगा कितने से? 5 लाख से। ठीक है जी। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पैसे इस्तेमाल करने की कीमत है। आप रेंट ए कार पे गाड़ी लेते हैं तो रेंट ए कार की गाड़ी जो है वो जब आप इस्तेमाल करते हैं तो किराया देते हैं, वो एक्सपेंस हो जाता है। इसी तरह इंटरेस्ट क्या है? पैसे को इस्तेमाल करने की कीमत है, ये आपका एक्सपेंस होता है। और आपको मैंने बताया आज शुरू में कि सारे एक्सपेंसेस इक्विटी रिड्यूस करते हैं। तो हमारी इक्विटी जो है वो क्या हो जाएगी? -45,000 से कम हो जाएगी। जो भी मेरा इक्विटी थी इस ट्रांजैक्शन से पहले, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपस में लिंक्ड नहीं है, उसमें से 45,000 इक्विटी कम हो जाएगी। तो इस साइड पर कितना इंपैक्ट आया ये देखें, -545,000। ठीक है। और इस साइड पर कितना इंपैक्ट आया? इधर भी -545,000। इक्वेशन का इंपैक्ट जो है अल्टीमेटली दोनों साइड्स पे बराबर आना है। चलेंगे इस तरह ये इफेक्ट मुकम्मल हो। उसने क्वेश्चन देखें क्या पूछा हुआ है, शो द इफेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलो। ठीक है जी। इसके अंदर भी क्या करना है, शो द इफेक्ट ऑफ द अबव इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, आपने इसे अटेम्प्ट करना है। जी भाई क्वेश्चन कह रहा है कोई? जी मोहम्मद, जी मोहम्मद महद। सर ये सर ये जो पहली ट्रांजैक्शन करवाई आपने, मशीन कॉस्टिंग 4,50,000, फिर इसमें कॉस्ट नहीं कहीं लिखनी इसमें? बेटे कॉस्ट तो कॉस्ट बुक में रही कोई नहीं ना, बुक में अब उसकी वो वैल्यू रहेगी जो बुक वैल्यू है। ये ऐसा कैसे होता है, ये जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पर जाके ये बात क्लियर होगी। अभी आप ये समझ लें कि जो बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू वो 120 रह गई है। 450 इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, आज उसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट का ही कुछ पोर्शन है, वो 120, इसलिए उसे यूज किया। ठीक है। सर और सेकंड ट्रांजैक्शन में हम उसको जो कोई एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे उसकी, या लिखेंगे वैसे ही लिखेंगे लिखेंगे कि बिकॉज no exchange of resources has been done, so it is not a business transaction and has no effect on accounting equation। ठीक है। ठीक सर। ओके चलें जी आगे। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4। बस जी, कल इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। एक ये क्वेश्चन रह गया, आगे चलें। आगे 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 आगे। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला हम
कोशिश करेंगे कि एक आध क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे दूं और बाकी मैं इधर काम जो है वो कर दूं। आप लोगों ने करना ये है कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं उनको भी करना है, क्वेश्चन 4 भी घर जाके करना है, कुछ थ्योरी थोड़ी सी है वो पढ़नी है, और इस चैप्टर के आपने शॉर्ट क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आपने अटेम्प्ट करके आने हैं, थोड़े से हैं वो करके आइएगा, उनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पर शेयर कर लेंगे। ठीक है जी, या हाँ बिल्कुल आप करके आइएगा। इसमें आप ऐसा कर लें, मैं बता देता हूँ, आप इसमें से ना 15 क्वेश्चन करके आएंगे, 15, बाकी जो है वो टोटल 34 हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो क्वेश्चन जो है 19 वो फिर अगले दिन के लिए दूंगा। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। निम्रा आबिद ने हैंड रेज किया हुआ है। जी निम्रा। सर अनरियलाइज्ड गेन्स और अनरियलाइज्ड लॉसेस का बता दें। मैंने कल भी बताया था, रोज बताया करो। सर कल सर नहीं, वो कल नहीं परसों बताया था सर। हाँ जी परसों बताया था, किसी ने पूछा था। सर हाँ मैंने बताया कि ये मेरे पास चीज पड़ी हुई है ना स्टॉक में, ये मैंने बेचनी है, ये मैंने 100 रुपए की खरीदी है, ये बिकनी 120 की है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर गेन मौजूद है लेकिन वो गेन अभी रियलाइज नहीं हुई, उसे हम अनरियलाइज्ड गेन कहते हैं। जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं जो कि फ्यूचर में होने होते हैं उन्हें हम अनरियलाइज्ड गेन कहते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। यस सर। सर और एक और क्वेश्चन, यहाँ पे जी। ना लायबिलिटी के अंदर एक लाइन लिखी है, सम लायबिलिटी कैन बी मेड ओनली विद द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एस्टिमेशन दिस मे बी कॉल्ड द प्रोविजंस। सर इसका क्या मतलब है? देखें समटाइम ऐसे होता है कि लायबिलिटीज जो हैं वो एक्चुअल अमाउंट हमें नहीं पता होती। मसलन जब हम इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न बेचते हैं ना, तो हम अपने हिसाब से एस्टिमेट करते हैं कि जी हमारी इनकम इतनी है, ये खर्चे हैं, तो हमें इतना टैक्स लगेगा, हम अपनी उतनी लायबिलिटी बना लेते हैं। लेकिन इनकम टैक्स वाला आपकी असेसमेंट खुद करता है, वो कहता है नहीं भाई ये तुमने गलत किया हुआ है, ये तुमने इनकम छुपाई हुई है, ये खर्चा तुमने ज्यादा क्लेम किया हुआ है, तुम्हारी लायबिलिटी इतनी नहीं इतनी बनती है। तो ऐसी लायबिलिटी जिनकी अमाउंट सर्टन ना हो उन्हें हम प्रोविजंस कहते हैं। तो कहता है कि जी सम टाइम लायबिलिटीज अमाउंट सर्टन नहीं होती तो हमें उसके एस्टिमेट प्रोविजन करना पड़ती है। ठीक है यस सर, थैंक यू सर। जी, आगे कौन है? हुजैफा। जी हुजैफा शेख। जी शेख साहब। सर मुझे फर्स्ट ट्रांजैक्शन की समझ नहीं लगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की किस क्वेश्चन की? सर ये ठीक है, आओ जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर सोल्यूशन निकाल लो अपनी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, शीट निकालो ना, यहाँ सॉल्व की ट्रांजैक्शन हमने, पहली ट्रांजैक्शन पे चलो। मशीनरी वाली की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ ये देखो ये बात तो समझ आई है कि 1,50,000 रुपया हमारे पास आया है। जरा बोलते जाओ ना, आप समझ आई इस बात की? जी जी। तो कैश मैंने बढ़ा लिया 1,50,000 एसेट साइड पे। ठीक है, अब मेरे पास एक मशीन थी जो कि ओरिजिनली मैंने खरीदी हुई थी 4,50,000 की, उसकी वैल्यू कम होते होते इतनी रह गई, इसमें से माइनस करो यार कितना आता है, 3,20,000 वो उसकी वैल्यू कम होगी। मैं वर्ड डेप्रिसिएशन अभी नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि मैंने अभी डेप्रिसिएशन आपको पढ़ाई नहीं है। एक एसेट की वैल्यू के अंदर जो कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये हर साल कम होती जाती है वैल्यू, कैसे होती है वो सीखेंगे। 3,30,000 इसकी वैल्यू कम हो गई, तो बाकी इसकी वैल्यू कितनी बची? 1,20,000। ठीक है, तो जिस वक्त ये मैंने बेचा तो मेरी बुक्स के अंदर ये 1,20,000 का एसेट आ रहा था, ये 1,20,000 खत्म हो जाएगा, माइनस कर दूं मैं इसको। ठीक है जी, अब जब मैंने 1,20,000 की जो मेरी बुक्स में चीज रह गई थी, वो जब मैं 1,50 की बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 30,000 प्रॉफिट। तमाम प्रॉफिट जो इक्विटी को बढ़ा देते हैं, लिहाजा मैंने अपनी इक्विटी जो है वो कितने से 30,000 से बढ़ा दी। ये देखें, ये अब येलो होगी सारी फिगर। अब क्या कर लें, अब इसका टोटल कर लें, ये भी 30,000 बनता है नेट प्लस माइनस, और ये भी, ये तो वैसे है ही 30,000। ठीक है जी, और जी ठीक है जी, अल्लाह मियाँ आपको हमें अपनी ईमान में रखे, क्वेश्चन कीजिएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें नहीं करेंगे तो भूल जाएगा सारा कुछ, कुछ पता नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, साथ एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन और देंगे आपको अगले एक आध दिन के अंदर। ठीक है जी, ताकि वो प्रैक्टिस हमारी साथ साथ चलती रहे, ताकि जब तक हमने चैप्टर नंबर 4, 5 पे लिंक करना है
तो वो हमें वो हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है और पक्की हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।